हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये चैप्टर आपके इंटरनल में है, सो इसको भी हमें कवर अप करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस चैप्टर में हम हमारी जो अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ ही एक प्लैनेट है जिसके पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और लाइफ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ पे वो सारी अवेलेबल है जो एक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो रिसोर्सेज जो बाकी चीज़ें हैं अर्थ पर जिनकी वजह से लाइफ है, जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सो अवर प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। सो हमें यही पता है कि अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ इज़ डिपेंडेंट, लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। सो अर्थ पर जो लाइफ है वो भी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है कि वहाँ पर इस प्लैनेट पर लाइफ है। वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एबंडेंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। सो हमें हमारी लाइफ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर, एयर, फूड, प्रॉपर टेम्परेचर, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा सो लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा तो भी लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, फूड होना चाहिए अवेलेबल फॉर एवरीवन, और एयर, फ्रेश एयर भी होनी चाहिए। The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth. So जो resources हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? अर्थ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो वॉट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? अब अर्थ पर ये रिसोर्सेज कौन थे? हम बहुत देर से रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो वो रिसोर्सेज जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड वी आर यूजिंग दैम इन अ लार्ज अमाउंट, एंड बट दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, सो हम वो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट में करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो जो सोर्सेज हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है वो हमारे लिए ख़त्म नहीं होते, वो वापस से हम उनको रीयूज़ करते रहते हैं। These are the land, the water and the air. So वो resources कौन से हैं? Land, river, water and air. ये तीन resources हैं. These are very very important for existence of life on earth. The outermost crust of the earth is called the lithosphere. So हमारी earth का जो outermost crust होता है, उसको जो outermost part होता है उसको बोलते हैं हम lithosphere. Water covers 75% of the earth's surface. It is also found underground. So हमारी जो अर्थ है उस पर 75% ऑफ पोर्शन इज ऑफ वाटर, एंड वाटर हमें कैसे मिलता है? हमें अंडरग्राउंड मिलता है, बीनीथ द ग्राउंड भी हमें वाटर अवेलेबल होता है। दिस कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. Okay, so अभी अर्थ के बारे में बात थी। अर्थ के बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एयर वाला पार्ट होता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। तो हमारी लिविंग थिंग्स फाउंड है जहाँ ये तीनों, जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर हमारा लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट करता है। This life-supporting zone of the earth, where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible, is known as biosphere. जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, उस वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है, और उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो हमारे इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक में आते हैं हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। द एयर, द वाटर एंड द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. Let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on earth. So अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? हम हमारे यहाँ पर abiotic components के बारे में बात करेंगे, जो है एयर, वाटर एंड लैंड. So let's first start with the air, the breath of life. एयर हमें किस लिए ज़रूरी होती है? सांस लेने की ज़रूरी होती है.
वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। आपने फर्स्ट चैप्टर में एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा होगा कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज होती है। एयर क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on Earth. In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. So हमारे अर्थ पे जो एयर है उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, इतनी सारी गैसेस की कॉम्पोजिशन है, लेकिन जो अदर प्लैनेट्स हैं जैसे कि वीनस है, मार्स है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट में कौन सी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट. In fact, carbon dioxide constituted up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. Eukaryotic cells and many prokaryotic cells discussed in chapter number 5. आपने चैप्टर नंबर 5 में सेल वाले चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा. नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़. तो इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में जब ऑक्सीजन इन सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में. दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तब रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. Another process which results in the consumption of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. जो combustion का process होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. This include not just human activities which one fuels to get energy but also forest fire. जब forest में fire लगती है तो वहाँ से भी large amount of CO2 is released into the atmosphere. Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two many ways. अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि इतने अमाउंट में CO2 रिलीज़ होती है, इन सेल्स में से रिलीज़ हो रही है, कंबशन के थ्रू CO2 रिलीज़ हो रही है. सो हमें ये लगेगा कि CO2 की परसेंटेज हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. CO2 का जो फ्रैक्शन है दैट इज़ वेरी लिटिल फ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज जो CO2 होता है वो फिक्स्ड हो जाता है टू वेज में. फिक्स मीन्स यूटिलाइज्ड इन टू वेज. ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर. सो हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 और वाटर को लेकर के ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. Many marine animals use carbonates dissolved in sea water to make their shells. So बहुत सारे मरीन एनिमल्स हैं जो डिजॉल्व सी वाटर में से कार्बोनेट्स लेकर के अपना शेल बनाते हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल. ओके, थैंक यू.